नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का युवाओं से आह्वान, आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण से प्रेरणा लें। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये किए जाने की मंजूरी दी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, राज्य में जल्द ही परमाणु बिजली उत्पादन इकाई की स्थापना की जाएगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, कैमूर और किशनगंज जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि 25 जून को मनाए जाने वाला संविधान हत्या दिवस लोकतंत्र को मजबूत करने का एक अवसर है। श्री धनखड़ ने मुजफ्फरपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि युवाओं को आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण से प्रेरणा लेनी चाहिए। कल का दिन 25 जून आज से 50 साल पहले बड़ा काला दिवस था। आपातकाल की काली छाया ने प्रजातांत्रिक मूल्यों को एकदम खत्म कर दी। उसकी जागृति कहाँ से उठी? बाबू जयप्रकाश नारायण, उन्होंने शुरुआत की संपूर्ण क्रांति। मुझे ऐसी भूमि में आकर बहुत अच्छा लगता। जब ये तय किया गया कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। श्री धनखड़ ने आज मुजफ्फरपुर स्थित ललित नारायण मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट के स्थापना दिवस पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को देश के विकास में योगदान के लिए तत्पर रहना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आर्थिक और संरचनात्मक विकास की दिशा में केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपातकाल के दौरान संवैधानिक अधिकारों को कुचले जाने की स्मृति आज भी जीवित है। नई दिल्ली में आपातकाल के 50 साल विषय पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग आज भी आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों और प्रजातांत्रिक संस्थाओं के दमन को याद कर सिहर उठते हैं। कई लोगों के मन में सवाल आता है कि 50 साल के पहले जो हुआ इसकी चर्चा कर आज क्या करें। जब मोदी जी ने तय किया 11 जुलाई 24 को कि 25 जून को संविधान हत्या दिन के रूप में मनाया जाएगा, तब भी ये सवाल बार बार उठता था। संविधान हत्या दिवस कल मनाया जाएगा। यह दिवस 25 जून 1975 को संविधान को कुचलने की घटनाओं का स्मरण कराता है। इस दिन उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने आपातकाल के कारण ज्यादतियों का सामना किया था। एक रिपोर्ट। आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था और इंदिरा गांधी सरकार ने प्रेस पर सख्त सेंसरशिप लगा दी थी। सरकार ने पत्रकारों पर कर, प्रेस बंद करने के नोटिस जारी किए और उन्हें जेल भी भेजा। आपातकाल में सत्ता का विकेंद्रीकरण भी हुआ और जयप्रकाश नारायण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई, मधु दंडवते सहित विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी भी की गई। इन कार्रवाइयों की व्यापक आलोचना और विरोध हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करते हुए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा बताया था। जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है। आपातकाल के दौरान कई राजनीतिक आंदोलन और घटनाएं हुई, जिनमें गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन, बिहार में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे हड़ताल शामिल हैं। हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़े श्री फर्नांडिस का विरोध आपातकाल के दौर की सबसे यादगार तस्वीरों में से एक है। इस दौरान लोगों को बिना किसी आरोप के हिरासत में लिया गया और गैर कानूनी तरीके से कानून भी बनाए गए। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा का सबसे अधिक दुरुपयोग किया गया। आपातकाल का दौर स्वतंत्र भारत का एक काला अध्याय था। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत सभी कैटेगरी में दी जाने वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि आज लिए गए 46 निर्णयों में सबसे महत्वपूर्ण फैसला पेंशन राशि बढ़ाए जाने का है। राज्य में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है उसमें बढ़ोतरी करते हुए सभी कैटेगरी में 1100 रूपये प्रति माह पेंशन जून माह से देने का निर्णय लिया। कुल मिला के 1,11,22,825 लोगों को अब 1100 रूपये के दर से पेंशन मिलेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा था। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने सभी पंचायतों में विवाह भवन निर्माण कराने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। विवाह मंडप योजना यह एक योजना नई स्वीकृत की गई है, जिसके तहत 8,053 सभी पंचायतों में विवाह मंडप की स्थापना की जाएगी और इसमें कुल जो खर्च होगा 40,26,50,00,000 रुपए इसमें व्यय होंगे। अपर सचिव ने बताया कि जीविका द्वारा विभिन्न सरकारी अस्पतालों और संस्थानों में संचालित दीदी की रसोई कैंटीन में 40 रूपये के स्थान पर 20 रूपये प्रति थाली की दर से गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि जो अब जितने भी महाविद्यालय एवं अस्पताल हैं, वहाँ जो ओपीडी मरीज हैं, बाह्य रोग और उनके परिजन और परिचर को जीविका द्वारा जो संचालित जीविका दीदी की रसोई संचालित है, उसके माध्यम से 20 रूपये सस्ती थाली प्रत्येक सभी महाविद्यालय एवं अस्पतालों में आरंभ की जाएगी, ताकि जो परिजन हैं और उनके जो रोगी हैं वो सस्ती थाली 20 रूपये के भुगतान पर प्राप्त कर सकें। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी कार्य में लगे बीएलओ के मानदेय में 3,000 रूपये की वृद्धि समेत कैबिनेट ने कुल 46 एजेंडों पर मुहर लगाई है। राज्य में परमाणु बिजली उत्पादन इकाई की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज पटना में पूर्वी क्षेत्र के ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि परमाणु बिजली उत्पादन इकाई सभी राज्यों में स्थापित की जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार से इसके लिए प्रयास तेज करने का आग्रह किया है। श्री खट्टर ने कहा कि बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए भविष्य में ऐसी इकाइयों की अधिक आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए केंद्र सरकार हर प्रकार की सहायता देगी। श्री खट्टर ने कहा कि बिजली उत्पादन और आपूर्ति को स्मार्ट बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। खास करके रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हम आगे बढ़े और उसमें स्टोरेज का विषय भी आगे बढ़े, उसमें भी हम सहायता दे रहे हैं, वीजीएफ दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री श्री खट्टर ने कहा कि साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रणाली को मजबूत बनाना होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी राज्यों में प्रशिक्षित साइबर सुरक्षा कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। साइबर सिक्योरिटी ये भी अपने आप में बड़ा इशू हो गया है, तो साइबर सिक्योरिटी के नाते से सभी प्रदेशों में एक ट्रेंड स्टाफ ये नियुक्त करना और इसमें जो एक्सपर्ट हैं इस विधा के, उनके लिए उनके साथ बैठकर ट्रेनिंग कराना, ताकि किसी प्रकार का कोई अटैक होता है, कोई उसके अंदर किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोई शरारतपूर्ण तरीके से कोई अटैक करते हैं, तो उसको हल करने के लिए भी सारी योजनाएं सब हमारी बनी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत देश हित में उचित निर्णय लेने में हिचकिचाता नहीं है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में आज श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सशक्त होते भारत में मुश्किल स्थिति में कड़े निर्णय लेने की क्षमता है। दुनिया ने ये भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी कठोर नीति को दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत की कार्रवाई में दुनिया ने देखा कि कैसे 22 मिनट में ही दुश्मन घुटने पर आ गया।
आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कहा है कि अग्रिम दावों के लिए स्वतः निपटान राशि की सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का फैसला किया गया है। ये राशि लाभार्थियों को 72 घंटे के अंदर ही प्रदान कर दी जाएगी। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम लोगों के हित में है। दक्षिण पश्चिम मानसून राज्य के अधिकतर भागों में सक्रिय है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान किशनगंज जिले के गलगलिया में सबसे अधिक 120.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, कैमूर और किशनगंज जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। दिनांक 25 जून 2025 राज्य के दक्षिणी और उत्तर पूर्वी भागों के जिलों में 1 या 2 स्थानों पर गरज बिजली गिरने और तेज हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है। राज्य के पश्चिमी चंपारण और किशनगंज जिलों के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित ककोलत जल प्रपात में भीषण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। राज्य से सटे झारखंड के क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण आई अचानक बाढ़ से पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। प्रशासन ने हालात के मद्देनजर पर्यटकों की आवाजाही को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। स्वदेशी सुरक्षा और स्वावलंबन अभियान की राज्य इकाई की ओर से 29 जून को पटना स्थित विधान परिषद सभागार में स्वदेशी शंखनाद का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि होंगे। समस्तीपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त विनय कुमार को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। मुंगेर जिले की कासिम बाजार थाना पुलिस ने 4 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का युवाओं से आह्वान, आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण से प्रेरणा लें। राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए किए जाने की मंजूरी दी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, राज्य में जल्द ही परमाणु बिजली उत्पादन इकाई की स्थापना की जाएगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, कैमूर और किशनगंज जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।